उत्तर प्रदेश में जिन ब्राह्मणों के हाथ में कभी सत्ता हुआ करती थी वो आज उत्तर प्रदेश में महज वोट बैंक बनकर के रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर लोकतांत्रिक शासनकाल देखें तो ये दो हिस्सों में बटेगा। एक होगा ब्राह्मण काल, दूसरा होगा ब्राह्मण शून्य काल। एक हिस्सा बनेगा 1946 से 1989 तक का। कुल मिलाकर के 39 साल, और इन 39 सालों में 20 साल अलग रखें, उस दौरान 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों ने उत्तर प्रदेश को चलाया। दूसरा है ब्राह्मण शून्य काल, जो 1989 से बदस्तूर आज की तारीख तक चला आ रहा है। इस दौरान 31 साल बीत गए। इस दौरान एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं बना। नदियों से बहुत पानी गुजर गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति एक वक्त पर जिन ब्राह्मणों के हाथ की कठपुतली हुआ करती थी, वो आज की तारीख में खुद राजनीति के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। जो नेता उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बात आज खुल करके कर देता है, उसे अछूत करार दे दिया जाता है, यानी कि परिभाषा उसके साथ जुड़ जाती है कि वो बाकी तमाम जातियों का विरोधी है। यही वो डर है कि अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण किंग मेकर की तरह रेट किए जाते हैं, ना कि किंग की तरह। वो राजा बनाते हैं, राजा नहीं बनते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि इन 30 सालों में ऐसा क्या बदल गया कि जो ब्राह्मण नेतृत्व करते थे वो धीरे धीरे हाशिए पर चले गए और अब अपनी राजनीतिक जमीन हर चुनाव में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हाथों में तलाश रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह विमर्श शुरू कहां से हुआ? शुरू यहां से होता है जब योगी आदित्यनाथ का बीते दिनों एक बयान आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिसमें उन पर क्षत्रिय होने की वजह से कुछ सवाल पूछा जाता है। वो कहते हैं क्षत्रिय होने पर गर्व है, ऐसा कुछ वो बयान देते हैं। सामान्य बयान था, लेकिन उसको परिभाषित इस तरीके से किया जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं। यानी जिस तरीके से क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का उभार हुआ था उत्तर प्रदेश में इसी आरोप के साथ कि वो फला जाति का विरोधी है नेता और हम उस जाति के अब नेता बनेंगे, यानी वो जाति एक तरीके से वोट बैंक में तब्दील हो जाती थी। आज कमोबेश ब्राह्मणों के साथ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कभी ब्राह्मण वोट बैंक हुआ नहीं करता था। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बारे में लगभग यही कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय विमर्श के साथ में चलते हैं। इनके मुद्दे प्रदेश या अन्य कारकों पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय विमर्श को मजबूती देते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो विमर्श को जन्म भी देते हैं। अब इसमें हम ब्राह्मणों की पहली बात करेंगे कि इनकी उत्तर प्रदेश में राजनीति पहले कैसी रही। आपको गोविंद बल्लभ पंत का नाम याद होगा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जाति से थे ब्राह्मण। देश आजाद होने के पहले 1937 से 1950 तक प्रीमियर रहे। देश आजाद हुआ, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 26 जनवरी 1950 से 9 अप्रैल 1957 तक लगातार ये मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी और श्रीपति मिश्रा, ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश को बनाने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो तकरीबन 20 सालों तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे रहे, और ये सभी कांग्रेस पार्टी से आने वाले नेता हैं। जब हम छोटे थे और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से राष्ट्रीय विमर्श का विषय नहीं था, आज से 15 साल पहले संघर्ष कर रही थी सरकार बनाने के लिए, और कोई उम्मीद नहीं थी कि ये सेंटर की पॉलिटिक्स में आएगी और एक ऐसा दौर आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की ही तरह से पूरे देश में एक छत्र राज हो जाएगा। तब बुजुर्ग जो थे, उस वक्त के जो अनुभवी लोग थे, पुराने लोग थे, वो कहा करते थे कि प्रदेश में अगर ब्राह्मणों का भला किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण उत्तर प्रदेश को दे दिए। उस वक्त की अगर ब्यूरोक्रेसी का हाल उन लोगों से पूछेंगे तो यही पता चलेगा कि वहां पर भी जो बहुलता थी कमोबेश, वो ब्राह्मणों की थी। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री थे। अब यहां से समझिए कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेता कैसे राष्ट्रीय विमर्श के साथ खड़े होते हैं। 2 नेताओं का यहां पर नाम आएगा, एक होंगे एनडी तिवारी और एक होंगे श्रीपति मिश्रा। इंदिरा गांधी का अपनी ही पार्टी में विरोध हो रहा था। देश में इमरजेंसी लग गई थी। सारे नेता, पार्टी के भी नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े थे, क्योंकि इंदिरा गांधी गलत कर रही थी। वो एक तरीके से गैर कानूनी हरकत थी, देश के हित में नहीं थी। लेकिन उस वक्त पर भी अगर इंदिरा गांधी के साथ कोई खड़ा था तो वो नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी सीएम बने रहे और इंदिरा गांधी के साथ खड़े रहे, मजबूती के साथ, और इंदिरा गांधी को मजबूत करते रहे इमरजेंसी के दौरान। ये एक पक्ष हो गया कि इससे लगेगा कि जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे वो हमेशा से चाटुकार रहे हैं कांग्रेस पार्टी के।
ऐसा नहीं है, इसके लिए दूसरे नाम पर चलते हैं श्रीपति मिश्रा का। श्रीपति मिश्रा की कहानी अगर आप याद करेंगे तो उनकी राजीव गांधी के साथ लड़ाई काफी तगड़ी थी और हाई वोल्टेज थी। वीपी सिंह दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। बुंदेलखंड में डाकुओं का आतंक था और उसके बाद वीपी सिंह जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो कहते हैं कि बुंदेलखंड से हम डाकुओं को खत्म कर देंगे, ये बयान देते हैं। उसके बाद वीपी सिंह के भाई को डाकू मार डालते हैं, वीपी सिंह इस्तीफा दे देते हैं। फिर श्रीपति मिश्रा 82 में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन दबाव उनके ऊपर भी वही कायम रहा और अपना कार्यकाल खत्म किए बिना ही 1984 में राजीव गांधी से भिड़े और इस्तीफा दे दिया। यानी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता वर्चस्व रखते थे। वो अगर केंद्र की सरकार की मदद करके उसे स्टेबल कर सकते थे तो उसी के बराबर में केंद्र के नेताओं के खिलाफ विरोध की आवाज भी मजबूत करते थे। और उस वक्त का पूरा काल जो है वो कालखंड पूरा उन्हीं नेताओं का माना जाता है। लेकिन नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, वो भी कांग्रेस पार्टी से आते थे। अब इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एक छत्र राज करने वाले ब्राह्मण अचानक से उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर हो गए। 30 साल से भी अधिक का वक्त बीत गया, एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। साल था 1980, इसको समझने के लिए 1980 में चली मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह के पास जाती है। इस आयोग ने पिछड़े वर्ग की 3743 जातियों की पहचान की थी, उनको 27% आरक्षण देने की बात की गई थी। इसके बाद बड़ा बवाल हुआ, जगह जगह अलग अलग तरीके से कमीशन का विरोध हुआ। हमने जुर्म@8pm में आपको कहानी जब धनंजय सिंह की सुनाई थी तो उसमें आपको बताया था कि 90 का दशक आ गया था, लेकिन उस वक्त तक भी जब धनंजय सिंह स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उस वक्त तक मंडल कमीशन का विरोध उन लोगों के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश में इसी तर्ज पर अलग अलग जगह बवाल हुए, लेकिन बीते 40 सालों से उत्तर प्रदेश में ओबीसी और अनुसूचित जाति के जो नेता थे, जो अप्रासंगिक थे लगभग, उनको इस बात की भनक लग गई कि अब अपना टाइम आएगा, यानी प्रदेश की सत्ता में वो अब राज कर सकेंगे। क्योंकि आरक्षण हमेशा से एक ट्रिगरिंग मुद्दा रहा है और जितनी बड़ी संख्या में आबादी को यह आरक्षण और मंडल कमीशन कवर कर रहा था, उसके बाद सत्ता में उन जातियों के नेताओं की भागीदारी और उन जातियों को सत्ता को लीड करने से कोई नहीं रोक सकता था। 13 अगस्त 1990 की तारीख थी। वीपी सिंह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके थे। खुद ठाकुर जाति से आते थे। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर देते हैं और यहां से शुरू होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का वनवास। 32वां साल चल रहा है। 14 साल का राम का वनवास खत्म हो गया था, लेकिन 32 सालों के बाद भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी से ब्राह्मणों का वनवास नहीं खत्म हुआ। 13 अगस्त 90 वो तारीख है। 5 फरवरी 2022 आज की तारीख है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुर, यादव और अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसे एक वक्त पर ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा गया, जिनके खिलाफ बसपा ने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उस भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क नहीं लिया। बिल्कुल पूरे होशो हवास में कहा जा रहा है, रिस्क शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में आई है। 2 बार ठाकुर, 1 बार बनिया, 1 बार लोधी राजपूत को मुख्यमंत्री बनाया। समाजवादी पार्टी ने 2 बार प्रदेश में सरकारें बनाई, दोनों बार यादव मुख्यमंत्री, यानी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, मतलब मुलायम सिंह का अलग अलग टूटा फूटा कार्यकाल रहा था, मूलतः 2 मुख्यमंत्री। बहुजन समाज पार्टी ने इकलौती अनुसूचित जाति से मायावती को चुना। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति से 1990 के बाद अपना वजूद तलाश रही है, यानी जैसे जैसे कांग्रेस का वनवास शुरू हुआ, उसी तरीके से ब्राह्मणों का भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से वनवास शुरू हो गया। साल 2000 के बाद एनडी तिवारी, जो उस वक्त के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता एक तरीके से कहा जाए चेहरे थे, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ करके उत्तराखंड चले जाते हैं जब प्रदेश अलग होता है, और उसी दौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का वनवास एकदम मजबूती के साथ शुरू होता है। उसके बाद कई मौकों पर इस बात की आहट आती है कि अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति होगी, उनको सत्ता का केंद्र बना करके राजनीति शुरू होगी। जो उनका पहले का ओहदा हुआ करता था, जहां वो किंग हुआ करते थे, अब जिनको किंग मेकर बना दिया गया है। एक बार फिर से कुछ ऐसे मौके आए इन 20, 21 साल, 25 सालों के दौरान, जब ब्राह्मणों को माना गया कि एक बार फिर से सत्ता में वो आ सकते हैं, वो सत्ता बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है जिसके नाम पर ब्राह्मण एकजुट हो सकें और वोट कर सकें। अब छिटक रहे हैं। कुछ इंसिडेंट याद करिए। 2007 में बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आती है तो सिर्फ मायावती का चेहरा नहीं होता है, उसी के बराबर का चेहरा सतीश चंद्र मिश्रा का भी होता है। उनका नाम जोर शोर से उछलता है।
बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनाने में ब्राह्मण नेताओं का योगदान होता है। हर 8वीं 10वीं विधानसभा सीट पर बसपा एक मजबूत ब्राह्मण नेता को लड़वाती है, उसे प्रचार का जिम्मा थमाती है और उम्मीद की जाती है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति एक बार फिर से शुरू होगी। मायावती फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, अगला मुख्यमंत्री कोई ब्राह्मण बनेगा। लेकिन 2009 आते आते बसपा सरकार में ताबड़तोड़ ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट लगने लगते हैं, उसके तहत मुकदमे दर्ज होते हैं और ब्राह्मणों का मोहभंग मायावती बसपा सतीश चंद्र मिश्रा से शुरू हो जाता है। और फिर यहां से शुरू होता है ब्राह्मणों की छटपटाहट का किस्सा, सत्ता का हिस्सा बनने का किस्सा, सत्ता का हिस्सा बनने की छटपटाहट। अब ब्राह्मण सत्ता नहीं बनना चाह रहे थे, वो सत्ता का हिस्सा बनना चाह रहे थे। ब्राह्मण विरोध में जाते हैं मायावती की। 2012 में उस विरोध को कैश करवाती है समाजवादी पार्टी। ब्राह्मण बड़ी संख्या में 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, ब्राह्मण सत्ता के सहचर बनते हैं। फिर समाजवादी पार्टी से मोहभंग होता है, समाजवादी पार्टी के ऊपर कसके यादववाद का आरोप लगता है। 2017 में ब्राह्मण जो है वो भाजपा के साथ चले आते हैं। 2017 में थोड़ा सा रुकते हैं। 2017 में कांग्रेस पहले सपा के साथ गठबंधन में नहीं थी, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही थी। पार्टी की तरफ से 2017 में शीला दीक्षित के पोस्टर लगते हैं। लगता है कि 25-30 साल बाद कांग्रेस फिर से उत्तर प्रदेश में अपना जो काडर था, ब्राह्मण वोट, सवर्ण वोट, उसको इकट्ठा करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है और ब्राह्मण सीएम का रास्ता बंद हो जाता है और नतीजन 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण जाते हैं और उनकी सरकार बनती है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। चर्चा उस वक्त दिनेश शर्मा की भी थी, लेकिन वो नहीं बनते हैं। योगी आदित्यनाथ की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और ब्राह्मण एक बार फिर से सत्ता से दूर रह जाते हैं। वो एक बार फिर से किंग नहीं बनते हैं, महज किंग मेकर बन के रह जाते हैं। इसके अलावा क्षत्रियों के साथ भी कमोबेश ऐसा ही है। देखने वाली बात होगी कि इनकी राजनीति में वापसी कब होगी, कब ये दो लोगों का जो वनवास है ब्राह्मणों और क्षत्रियों का, वो खत्म होगा और उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो एक वक्त था 30 से 40 सालों का, उस दौरान जो काबिज रहे, क्या एक बार फिर से ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत हो पाएंगे? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे एक और किसी वीडियो में हम बात करेंगे क्षत्रिय राजनीति है, सवर्णों का दूसरा धड़ा है, वो भी एक लंबे वक्त से राजनीति से बाहर है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कमोबेश उनकी शिकायतें दूर हो गई है, तो उतना ज्यादा उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे की राजनीति करवट लेती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो, विचार पसंद आया हो, तो इस वीडियो को साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।